स्कूल के सिलेबस में बाबा साहब को पढ़ाना, मानवर साहब कांसीराम जी को पढ़ाना, हमारे महापुरुषों को पढ़ाना कितना जरूरी है। आप उन सिलेबस में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उस पाठ्यक्रम को आप कैसे शामिल कराएंगे? क्या बिना शासन सत्ता में आए आप शामिल करा सकते हैं? वो तो मैं अगर लाखों सैल्यूट करूं मानवर साहब कांसीराम जी को, जिन्होंने चाहे वो ओबीसी समाज के, चाहे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, उनको बहुत हद तक लोगों के घरों में पहुंचा दिया है। उनकी बहुत बड़ी देन है। अदरवाइज हम सभी लोग जानते हैं आज लोग मजबूर हैं बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। यही दिल्ली में केजरीवाल जी आज उन्होंने बाबा साहब के नाम पे स्कूलों के नाम रखे। मैं दावे के साथ कहती हूँ ये राजनीति नहीं कर पाएंगे अगर दलित समाज, ओबीसी समाज, माइनॉरिटीज को, हर किसी को ये पार्लियामेंट भेजेंगे, क्योंकि इतनी जागरूकता आएगी एक समय में। लेकिन उसके लिए हमें यूनाइट होने की जरूरत है। हमें अपने व्यक्तिगत हित को साइड रखना पड़ेगा। मैंने अपना व्यक्तिगत हित साइड रख दिया। मैं पूरी तरीके से अपनी पार्टी के लिए समर्पित हूँ। कुछ भी हो जाए इस पार्टी में हूँ, उम्र रहूंगी, क्योंकि दूसरी पार्टी कोई है ही नहीं जो मानवतावाद की बात करें। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। जहाँ मानवता की बात होगी वहाँ जाएंगे। कि अभी जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट ये मत मान के चलिए आप लोग कि हमारा मूवमेंट कमजोर पड़ गया। नो डाउट थोड़ा बहुत कमजोर हुआ है, लेकिन उसके बहुत सारे और भी कारण हैं। ईवीएम पर भी लोगों ने ब्लेम लगाया है और भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन ये भी सच है कि भविष्य जो है वो बहुजन समाज पार्टी का भविष्य है। आज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अगर ब्राह्मण का बच्चा है, मैं खुद इस चीज को आप लोगों के सामने कह रही हूँ। आईएएस की मैंने तैयारी की। मैं जिस हॉस्टल में रहती थी, जब किसी ब्राह्मण समाज की बेटी हमसे ये कहती रिजर्वेशन गलत है, और जब मैं आर्ग्यूमेंट उससे करती फिर डिफीट कर देती। इसलिए क्योंकि हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं किस चीज को, संविधान को हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं, मानवता को हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं, समतामूलक समाज को। और ये जस्टिफिकेशन कहाँ है? हमारे संविधान में, हमारी बहुजन समाज पार्टी के विचारों में, हमारे मानवर साहब ने जो कहा, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, या हमारे तमाम महापुरुषों ने जो बातें कही। लेकिन वो अलग बात है कि इतिहास लेखन में हमारे महापुरुषों ने जो लिखा उसको पढ़ाया ही नहीं गया। तो ये सच है। और आगे मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। एक और बात कहूंगी, माता सावित्रीबाई फुले जी को हम सभी ने पढ़ा है। गूगल में डूडल बना करके 2 साल पहले एक स्त्री को दिखाया गया जो बहुत सारे बच्चों को अपने पल्लू में लिए हुए है। लोग कह रहे हैं ये स्त्री कौन है? भारत के लोग कह रहे हैं, जबकि गूगल को पता है कि माता सावित्रीबाई फुले कौन है। अब सोचिए कितनी बड़ी साजिश है कि हमारे समाज की एक स्त्री जो देश की प्रथम अध्यापिका बनी, बच्चों के लिए स्कूल बनाए, उन्होंने भेदभाव नहीं किया था। हम लोगों के खून में समतामूलक समाज की स्थापना है, इसलिए जिन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया हम उनके साथ भी समानता का व्यवहार करते हैं। इसीलिए भविष्य हम लोगों का है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो। यही ब्रिटेन भारत में साम्राज्य स्थापित करके यहाँ से चले गए। आज जब वो जलियांवाला बाग में आए तो वहाँ के प्रधानमंत्री घुटने टेकने लगे, क्योंकि इतिहास कभी छुपता नहीं है। अगर बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दलित समाज के ऊपर, यह इतिहास कभी नहीं छुपेगा। भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया ना दिखाए, लेकिन हमारे बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत हमारे यूनिवर्सिटी में लेख करने वाले लोग, हमारे बहुत सारे बच्चे जो पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं, ये सब हमारा इतिहास है। और ये इतिहास हमारा भविष्य पढ़ेगा, ये देश पढ़ेगा, और हम सब लोग जानेंगे कि भारत का एक्चुअल में भारत भाग्य विधाता कौन है। यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये भारत का भाग्य विधाता है जो शासन सत्ता का संचालन कर रहे हैं। अगर उनके नीचे से कुर्सी खींच ली ये बहुसंख्यक आबादी ने, तो आप समझ लीजिए
कि इस देश का तख्ता पलटेगा और ये संविधान जिसको आज हम बचाने की बात कर रहे हैं, इससे इस समतामूलक भारत की स्थापना होगी, देश की स्थापना होगी। लेकिन इसी से तो डर है, और जिन लोग डर रहे हैं उनको भविष्य में डरने की जरूरत है। लेकिन मैं एक और बात कहूंगी इसके लिए, बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, मानवर साहब ने व्यवहारिक रूप से कैसे काम करके आंदोलन खड़ा करके सत्ता में पहुंचा जाता है, ये मानवर साहब जी ने करके दिखा दिया, बहन जी ने भी करके दिखा दिया। अब एक कदम हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे घरों में जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, अगर वो बच्चे आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उनको मत डांटिए। अगर वो आपसे तर्क कर रहे हैं, इवन कि आपका बेटा या बेटी आपसे गुस्सा कर रहे हैं, तो उसके पीछे के कारण को जानिए। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ, या कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे घर का बेटा या बेटी जब वो 40 साल का उम्र का हो तब चीज़ों को समझे। हमें उस बच्चे को इस काबिल बना देना है, सिर्फ एकेडमिक उसको नहीं कराना है कि उसको हाई स्कूल, इंटर, 12th, PhD करा दिया, नहीं। इससे मात्र कुछ नहीं होने वाला। एक्सपोजर दो, कार्यक्रमों में बच्चों को भेजो, डिबेट में भेजो, डिस्कशन में भेजो। अगर टेलीविजन देख रहे हो, डिबेट डिस्कशन चल रहे हैं, उसका मतलब बताओ। अंबेडकर साहब को, बाबा साहब को पढ़ रहे हो तो उसका मतलब बताओ उसको। अगर बेटी घर से निकल रही है और आप अगर उसको रोक रहे हैं, तो अगर वो सवाल करती है कि पापा हम बाहर क्यों नहीं जा सकते, तो उसको समाज के बारे में बताओ, उसको जाने दो बाहर, उसको इस काबिल बनाओ कि आपकी बेटी। लोग मुझसे कहते हैं कि मैम कैसे बदलाव होगा, बाहर का तो माहौल खराब है। मैं कहती हूँ आप अपने घर की बेटी को एक बार लड़ना सिखा दीजिए, बाहर वो लड़ कर के आएगी आपके बेटे की तरह। लेकिन अगर आपने उसको घर में नहीं बोलने दिया, कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई लड़का उसको छेड़ रहा है, वो बेटी जवाब दे करके आएगी। जब माता सावित्री बाई फुले जी निकलती थी, उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, क्योंकि समाज खराब था, इसलिए घर में बैठ जाना है। इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। ये समाज हमारे कदमों से, हमारे कृत्यों से सुधरता है। उस टाइम में अगर माता सावित्री बाई फुले जी बैठ जाती तो शायद इस, बिल्कुल सही बात आपने बोली और भंते जी ने भी बोली कि सीमा यहाँ नहीं खड़ी होती, इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में बेटियां वकालत और डॉक्टर नहीं कर रही होती, ये सब नहीं होता। तो एक कदम हमारी ये जिम्मेदारी है, स्पेशली हमारी माताओं की ये जिम्मेदारी है कि अपने घर से अपनी बेटियों को बाहर निकलना, लड़ना, झगड़ना, बोलना सिखाएं। ये बहुत आवश्यक है। एक इनोसेंट बेटी कभी भी कुछ करने में झिझकती है। अगर आपने ये कहा कि मेरी बेटी देखने में सीधी है, गाय है, किसी से तेज आवाज में बात नहीं करती है, लोग हमसे कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी को सीमा जैसा बनाना है, तो मैं कहती हूँ पहले लड़ना सिखा दो। कोर्ट कचहरी में लड़ना पड़ता है, लड़ना तो लड़ना सिखाइए भाई। मुकदमा लड़ना पड़ता है वकीलों से, जज से आर्गुमेंट करनी पड़ती है, क्रिमिनल लोगों से सामना होता है। और मुकदमा लड़ने के साथ साथ मैं आपको बताऊं, हाथरस केस में ये स्वयं अंबेडकर और जितेंद्र मेरे साथ थे। जैसी मैं हाथरस केस में गवाही कराने गई उस पीड़ित परिवार के, आ गए 10-15 वकील, कौन सीमा कुशवाहा है देख लेंगे हम, मुकदमा नहीं लड़ सकती, दिल्ली में है तो दिल्ली में रहे। मैं भी अकेले भिड़ गई। मैंने कहा तुम कौन होते हो रोकने वाले? जज साहब की हालत खराब, जज साहब निर्णय नहीं ले पा रहे। आप समझिए कि सिस्टम में क्या दबाव है। मुझे डर नहीं है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। जो जज साहब डेस्क पे बैठे हथौड़ा लेकर के कह रहे हैं मैम आप कहीं शिकायत मत करिए। मैंने थोड़े दिन, 2-3 दिन सोचा, उन वकीलों को लड़ करके आई। आज की डेट में पूरे हाथरस केस मेरे वजह से छावनी में तब्दील है। और जो डिस्ट्रिक्ट जज था, जो कि हाई कोर्ट के जस्टिस बनना था, उनका डिमोशन हुआ, उस सिटिंग जज को हटाया गया और वहां पर जा करके उस परिवार की गवाही करवाई मैंने। और उम्मीद है जल्दी ही जजमेंट भी आएगा। तो बाबा साहब का जो संविधान है उसका इम्प्लीमेंटेशन इस बहुजन समाज के बच्चों को कैसे कराना है ये हमें बखूबी आता है। उसी संविधान से 4 लोगों को फांसी कराई,
इस केस में भी 4 लोग हैं, उनको भी सजा होगी और उसी संविधान से जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं उनको सत्ता से बेदखल करके हमारा अपना हम सब की पार्टी का वहां पर प्रधानमंत्री भी होगा, मुख्यमंत्री भी होगा। मैं दावे के साथ कहती हूँ, आप लोग एकजुटता बनाए रखिए। और अगेन मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।